बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। इशुएंस ऑफ शेयर से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह कई एक वीडियोस बनाने के बाद आज से हम नए सीरीज़ अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। और आज से जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, उसका ताल्लुक़ है डिबेंचर से। यानी कि अब जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो इशुएंस ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जर्नल एंट्रीज़। स्टूडेंट्स, हमारी आज की इस वीडियो से न सिर्फ सेकंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सेम टॉपिक दोनों क्लासेस के अंदर मौजूद है। अगर भरपूर इस्तेफादा आपको हासिल करना है तो ये बात याद रखिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल वीडियो देखिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। जिस तरह से आपको शेयर से रिलेटेड वीडियोस हमारी समझ में भी आई, आपने पसंदीदगी का इजहार भी किया, वैसे ही इंशाल्लाह ताला डिबेंचर से रिलेटेड एंट्रीज़ भी आपको अच्छी तरीके से इंशाल्लाह ताला समझ में ज़रूर आएंगी। याद रखिएगा, शेयर से रिलेटेड जो वीडियोस हमने बनाई हैं उससे ज़्यादा कंपैरेटिवली मुश्किल ये टॉपिक है डिबेंचर्स का, लिहाजा इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि इस वक्त हमने डिबेंचर की पार वैल्यू कितनी ली है, पार वैल्यू ₹100। इसका मतलब ये हुआ एक डिबेंचर जो है वो 100 रुपये का है। इससे कबल कि हम इन तमाम ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज बनाने की तरफ जाएं, आपको ये बात अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि शेयर्स और डिबेंचर्स में फ़र्क क्या है। शेयर्स और डिबेंचर्स के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उससे रिलेटेड भी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह हम बना चुके हैं। इस वक्त फ़िलहाल सिर्फ इतनी सी बात समझ लीजिएगा कि डिबेंचर होता क्या है। डिबेंचर दरअसल ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की कैसी लायबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, एक ऐसी लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाती है कि जो कि कंपनी को यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कब अदा करनी हो, 1 साल के बाद अदा करनी हो। 1 साल के बाद का मतलब होता है 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 7 साल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितने अरसे के लिए वो लायबिलिटी कंपनी के सर पर खड़ी हुई है। लेकिन याद रखिएगा कि वो लायबिलिटी मोर देन 1 ईयर ही होगी। एक बात हो गई। शेयर्स के ऊपर कंपनी क्या देती है, शेयर्स के ऊपर हमेशा कंपनी देती है डिविडेंड, कब, जब कंपनी को प्रॉफिट हासिल हो रहा हो। लेकिन डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद। ज़रा बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा, ये जो 10% लिखा हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पर, इस 10% को, इस वाले 10% को और इस वाले 9% को आप क्या बोलेंगे, ये दरअसल इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद। यानी कि ये जो परसेंटेज सवाल के अंदर गिवन है, इस परसेंटेज से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये दरअसल सूद की परसेंटेज है। स्टूडेंट से बताइएगा ये जो सूद है, ये जो इंटरेस्ट है, कौन दे रहा है, तो उसका जवाब ये है पब्लिक लिमिटेड कंपनी सूद दे रही है। अगला सवाल, ये सूद किसको दिया जा रहा है, तो जवाब ये है ये सूद उसको दिया जा रहा है जिसने डिबेंचर परचेज़ किया हुआ है। डिबेंचर किसने परचेज़ किया है, डिबेंचर जनरल पब्लिक ने परचेज़ किया है, आम अफराद। इसका मतलब ये हुआ कि वो अफराद जिन्होंने डिबेंचर ऑर्गेनाइजेशन से ख़रीदा हुआ है, जिसको आप बोलते हैं डिबेंचर होल्डर, उस डिबेंचर होल्डर को दरअसल ये सूद की पेमेंट होगी। कौन करेगा सूद की पेमेंट, कंपनी करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि कंपनी ने वो पैसा उन डिबेंचर होल्डर से हासिल किया था। अब डिबेंचर होल्डर्स को सूद की अदायगी की जाएगी, किसकी जानिब से, कंपनी की जानिब से। और याद रखिएगा जितनी भी परसेंटेज गिवन होती है वो परसेंटेज होती है हमेशा हमेशा सालाना। सालाना का मतलब होता है ईयरली बेसिस के ऊपर या पर एनम कंपनी जो है वो सूद पे कर रही होती है। तो ये बात तय हो गई। अब स्टूडेंट्स एक एक करके हम पॉइंट पढ़ते हैं और इंशाल्लाह ताला इसकी जनरल एंट्रीज बनाते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ में ज़रूर आएगा। बताइएगा सबसे पहले वाले केस के अंदर क्या लिखा हुआ है, इशूड 1000 10% 10 ईयर्स डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। याद रखिएगा, भले केस 1 हो, केस 2 हो या केस 3 हो, तीनों केसेस के अंदर हमने पार वैल्यू डिबेंचर की कितनी रखी हुई है, 100 रुपये पर डिबेंचर। इसका मतलब एक डिबेंचर की पार वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। ये बातें हो गई तीनों केसेस में। पहले वाले केस में कहा जा रहा है कि आप इशू कर रहे हैं, यानी कि कंपनी इशू कर रही है, क्या चीज़ इशू कर रही है, 1000 यानी कि 1000। क्या चीज़ 1000, डिबेंचर्स। बताएं डिबेंचर्स क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। किसके लिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। बता सकते हैं इन तीनों केसेस के अंदर ये डिबेंचर जो इशू कर रही है कंपनी, वो कितनी कितनी मुद्दत के लिए, कितने कितने टाइम पीरियड के लिए, कितने कितने अरसे के लिए इशू किया जा रहा है। आप बोलेंगे पहले वाले केस में 10 ईयर्स है, इसका मतलब 10 ईयर्स उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। आप इसको कह सकते हैं कि 10 ईयर्स जो है वो इसका टाइम है।
सेकंड वाले केस में अगर आप जाते हैं तो 5 ईयर्स उसका टाइम है। थर्ड वाले केस में आप जाते हैं तो वहाँ पर भी 5 ईयर्स उसका टाइम है। इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, ये टाइम पीरियड से क्या मुराद है। टाइम पीरियड से मुराद ये है कि पहले वाले केस में कंपनी ने जो 1000 डिबेंचर्स इशू किए हैं वो 10 साल की मुद्दत के लिए इशू किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल के बाद वो डिबेंचर होल्डर जब वापस आएगा तो डिबेंचर जितने का उसने परचेज़ किया हुआ है उस डिबेंचर के उसको अदायगी कर दी जाएगी। किसकी तरफ से? कंपनी की जाने से। क्योंकि कंपनी ने जब 1000 डिबेंचर्स इशू किए 10 साल की मुद्दत के लिए और 100 रुपये के ऊपर इशू किए, तो इसका मतलब है कंपनी ने उस डिबेंचर होल्डर से इतने डिबेंचर्स इशू करके फी डिबेंचर 100 रुपये कलेक्ट कर लिए। जब फी डिबेंचर 100 रुपये कलेक्ट कर लिए तो कंपनी क्या करेगी, जब 10 साल की मुद्दत के बाद वो डिबेंचर होल्डर कंपनी के पास वापस आएगा तो कंपनी क्या करेगी, जितने पैसे उसने डिबेंचर होल्डर से हासिल किए थे वो तमाम के तमाम पैसे रिटर्न कर देगी और सालाना बुनियाद के ऊपर सूद कितना देगी? 10%। अगले केस में सालाना बुनियाद पे सूद कितना देगी? 10%। थर्ड वाले केस के अंदर सालाना बुनियाद पे सूद कितना देगी? 9%। तो फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन आपके पास गिवन है स्टूडेंट्स, उसके अंदर बताएं कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं। आप बोलेंगे 1000। कितनी मुद्दत के लिए इशू किए जा रहे हैं? 10 साल की मुद्दत। हर साल कंपनी इंटरेस्ट कितना देगी? ये जो इंटरेस्ट का रेट है ये 10% है। इशू किया जा रहा है डिबेंचर्स और एक डिबेंचर कितने का? 100 रुपये का। यानी कि ये जो 100 रुपये है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएगा? ये वाला 100 रुपये कहलाएगा मार्केट प्राइस, MP। मार्केट प्राइस एक डिबेंचर की 100 रुपये, मार्केट प्राइस एक डिबेंचर की 105 रुपये और मार्केट प्राइस एक डिबेंचर की 95 रुपीज़। ये बात भी तय पाई। अब हम करेंगे क्या, केस नंबर 1 के हवाले से उसकी बनाने जा रहे हैं जनरल एंट्री। 1000 डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं और 100 रुपये के ऊपर इशू किए जा रहे हैं। याद रखिएगा पैसा आ रहा है बैंक के अंदर। कंपनी के बैंक अकाउंट में जब पैसा आ जाएगा तो बताइए बैंक की नेचर क्या होती है? बैंक की नेचर एसेट होती है। क्या एसेट में इजाफा है? बिल्कुल इजाफा है। और एसेट में इजाफा क्या होता है? डेबिट। कंपनी का नाम फिलहाल हमने लिख दिया XYZ कंपनी जनरल, इसलिए क्योंकि पूरे सवाल में कंपनी का नाम गिवन नहीं था। तो XYZ कंपनी जनरल, डेट, पर्टिकुलर, सोर्स, रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं। डेट तो फिलहाल सवाल में दिया भी नहीं है तो हम 1 2 3 करके एंट्रीज बनाएंगे। बताएं पैसा बैंक के अंदर आएगा और बैंक आप करवा देंगे डेबिट। क्वेश्चन ये है कि बैंक जो है वो डेबिट होने वाला है किस रकम से। टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू किए जा रहे हैं? 1000। तो 1000 डिबेंचर तो इशू किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, 1000 और 1000 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे? 1000 को मल्टीप्लाई आप करवाएंगे पार वैल्यू से नहीं करवाएंगे। याद रखिएगा क्यों पार वैल्यू से नहीं करवाएंगे? क्योंकि 100 रुपये का डिबेंचर आपने इस बार 100 रुपये में ही इशू किया है। फिलहाल दोनों ही 100 है, ये भी 100 है वो भी 100 है, तो आप कह सकते हैं सर कोई सा भी 100 ले लें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन और उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर पार वैल्यू तो वही 100 रुपये है लेकिन मार्केट प्राइस बदल जाएगी 105। यहाँ पर थर्ड केस में भी पार वैल्यू 100 रुपये है लेकिन मार्केट प्राइस फिर बदल जाएगी 95। तो ये बात याद रखिएगा कि बैंक हमेशा डेबिट होगा नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो आपने इशू किए हैं। फिलहाल हम डिबेंचर्स पढ़ रहे हैं तो डिबेंचर्स हमें बोलना चाहिए। नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो हमने इशू किए हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस इस वक्त कितनी है स्टूडेंट्स? 100 रुपीज़ है। तो 100 मार्केट प्राइस आपके पास आ गई और नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो इशू कर रहे हैं वो आप 1000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा आप लोग और इसको मल्टीप्लाई करवाइए। 1000 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5 जीरो लग गए यानी कि 1 लाख। 1 लाख रुपए बैंक में आ जाएगा। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको दिमाग में रखना है आपको कि जब भी आप डिबेंचर्स पेबल को क्रेडिट करवाएंगे, अपने पास चाहें तो नोट कर लें, जब भी आप डिबेंचर्स पेबल को क्रेडिट करवाएंगे तो हमेशा पार वैल्यू के मुताबिक क्रेडिट करवाएंगे। ऐसे ही मिलता जुलता जुमला याद करें, आपको शेयर्स के अंदर भी बताया गया था और बढ़ाया गया था। शेयर्स में क्या बात बताई गई थी कि शेयर्स कैपिटल विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड बाय इट्स पार वैल्यू। सेम सेंटेंस डिबेंचर्स पेबल के हवाले से भी यही है कि डिबेंचर्स पेबल विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड बाय इट्स पार वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि भले शेयर्स कैपिटल हो या भले डिबेंचर्स पेबल हो, ये हमेशा पार वैल्यू के मुताबिक क्रेडिट किया जाता है। फिलहाल हम डिबेंचर्स की एंट्रीज पढ़ रहे हैं तो 10% डिबेंचर्स पेबल को आप करवाने जा रहे हैं क्रेडिट। 10%
डिबेंचर्स पेबल को आप क्रेडिट करवाएंगे। बताइए कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हैं, 1000, और एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपये का है। मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा 1 लाख। फिलहाल बेसिकली ये मेरे पास इधर जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया है 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। बेहतर ये है कि आप जो है 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 10% डिबेंचर्स पेबल के बराबर में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। पहली बात ये बताइएगा स्टूडेंट्स, कंपनी ने बेसिकली क्या किया है। कंपनी ने 1000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, एक डिबेंचर 100 रुपये का इशू किया है, तो कंपनी की जेब में यानी कि बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपये आ गया। बताएं क्या ये 1 लाख रुपये कंपनी का अपना हो गया? जी नहीं, कंपनी के सर पे लायबिलिटी खड़ी हो गई। क्यों लायबिलिटी खड़ी हो गई? क्योंकि कंपनी ने उसके एवज में डिबेंचर्स को इशू कर दिया। डिबेंचर बेसिकली क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। पता है इस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को जो आप क्रेडिट करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि लायबिलिटी में इजाफा है, और लायबिलिटी में इजाफा हमेशा आप करवाते हैं क्रेडिट। और लायबिलिटी में इजाफा जो आप क्रेडिट करवा रहे हैं डिबेंचर्स पेबल वाली, उसके अंदर नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 1000, और एक डिबेंचर की पार वैल्यू कितनी है, 100। अभी बताया मैंने आपको कि डिबेंचर्स पेबल हमेशा पार वैल्यू के मुताबिक क्रेडिट कराएंगे। तो ये वाला 100 रुपये बताइएगा, ये वाला 100 रुपये है या ये वाला 100 रुपये बताएं, ये वाला है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये वाला 100 रुपये दरअसल ये वाला है, क्योंकि हमेशा पार वैल्यू के मुताबिक कहा गया। इसके हमारे से मुझे बताइए इसकी जो नीचे नरेशन लिखी जाती है वो क्या हो जाएगी? टू रिकॉर्ड इशूड 1000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पे आपने नरेशन लिख दी। एक छोटी सी बात और आपको स्टूडेंट्स ख्याल रखना है कि बताइए केस नंबर 1 के अंदर कंपनी ने डिबेंचर्स जो इशू किए हैं वो 100 रुपये वाले 100 रुपये में ही कर दिए। तो क्या ऐसी सूरत में कंपनी का किसी भी किस्म का डिबेंचर्स को इशू करने के ऊपर कोई प्रीमियम हासिल हो रहा है? प्रीमियम कब होता है? जब 100 रुपये वाला डिबेंचर 100 रुपये से ज़्यादा कीमत पे इशू कर दिया जाए। फिलहाल 100 रुपये का डिबेंचर आपने 100 रुपये में इशू कर दिया, तो किसी किस्म का डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी प्रीमियम हासिल नहीं कर रही है, यानी कि प्रीमियम और डिबेंचर्स कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई, एक सवाल और है कि क्या कंपनी को केस नंबर 1 के अंदर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स क्या होता है कि जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू करे जितनी उसकी पार वैल्यू है उससे कम कीमत पर। तो क्या कंपनी ने केस नंबर 1 में 100 रुपये वाला डिबेंचर 100 रुपये से कम कीमत पे इशू किया है? आप बोलेंगे नहीं भाई, 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये में इशू किया है। इट मीन्स दैट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर जो कि कंपनी के लिए एक तरह से नुकसान कहलाएगा वो भी नहीं हो रहा है। इट मीन्स दैट इन केस नंबर 1 देयर इज़ नो प्रीमियम एज वेल एज देयर इज़ नो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स बिकॉज द कंपनी इज इशूइंग इट्स डिबेंचर्स of ₹100 each at the rate of ₹100 each. I think you have cleared this point. स्टूडेंट्स अब हम जा रहे हैं पॉइंट नंबर 2 की जानिब। पॉइंट नंबर 2 जो है उसको बहुत एहतियात से देखिएगा, और पॉइंट नंबर 2 के अंदर बताइएगा कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हैं। कह रहे हैं आप 2000 आप इशू 2000 10% 5 years डिबेंचर्स। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स 2000 इशू किए जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10% है, जो कि कंपनी सालाना अदा करेगी। मुद्दत है 5 साल, यानी कि 5 साल के लिए डिबेंचर्स कंपनी ने जो है वो उसको इशू किया है। और इस दफ़ा कंपनी जो एक डिबेंचर इशू कर रही है वो 105 रुपये में कर रही है। स्टूडेंट्स इस बात का जवाब दीजिएगा कि कंपनी ने टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू कितने में किए? 2000 डिबेंचर्स इशू किए। कितने में इशू किए? 105 रुपये का एक डिबेंचर है। बताइए अगर कंपनी 2000 डिबेंचर्स इशू कर रही है, 5 साल की मुद्दत के लिए इशू कर रही है, इंटरेस्ट रेट भी गिवन है और कीमत जिस कीमत पे इशू कर रही है वो भी गिवन है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा बैंक में कितना पैसा आएगा। तो केस नंबर 2 जो है आपके पास, उसके अंदर आप करवाएंगे बैंक डेबिट 2000 डिबेंचर्स हैं, और 2000 डिबेंचर्स को आप मल्टीप्लाई कराएंगे 105 से। बताइए अगर 2000 डिबेंचर्स को आप 105 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपके पास रकम आ जाती है 2,10,000 रुपये। मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2,10,000 रुपये आपके पास बैंक में आ जाएगा। ऐसे किया आपने, मल्टीप्लाई करा लिया, 2000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर 105 रुपये में आप इशू कर रहे हैं, तो पैसा जो बैंक अकाउंट में आपके पास आएगा वो 2,10,000 रुपये आएगा। मसला ये है कि डिबेंचर्स पेबल को आप क्रेडिट कराते हैं हमेशा पार वैल्यू पर। बताएं इस वक्त 10% डिबेंचर्स पेबल जो क्रेडिट होने वाला है, मैं शॉर्ट में इस वक्त लिख रहा हूँ
ताकि ये रकम जो है ब्रैकेट में इसी लाइन में आ जाए, वरना डिबेंचर्स की स्पेलिंग पूरी लिखिएगा। 10% डिबेंचर्स पेबल मुझे बताइए क्रेडिट होगा वो किस रकम पर होगा, पार वैल्यू पर या मार्केट प्राइस पर? हमेशा हमेशा पार वैल्यू पर होता है। बताएं कितने डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं? 2000 डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं। और मुझे बताएं एक डिबेंचर कितने के रुपए का है, उसकी पार वैल्यू 100 रुपये। चेक कर लें 100 रुपये। 2000 को 10 से यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये बनता है आपके पास 2 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ कंपनी की जो लायबिलिटी में इजाफा हुआ वो कितने से हुआ? 2 लाख रुपए से हुआ। और बताइए कंपनी को क्या टोटल कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा है? आप बोलेंगे जी हाँ, इसलिए क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है टोटल 2,10,000 रुपये। कंपनी की लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है 2 लाख रुपये। इसका मतलब है कंपनी को यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को या जॉइंट स्टॉक कंपनी को टोटल 10,000 रुपीज़ का फ़ायदा हासिल हो रहा है डिबेंचर्स इशू करने पर। बताइए 10,000 रुपीज़ का फ़ायदा हासिल हो रहा है वो कौन सी साइड पे लिखा जाएगा? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, क्योंकि फ़ायदा या गेन जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। इट मीन्स दैट इसका नाम क्या रखेंगे? प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स। प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स का मतलब क्या हुआ? डिबेंचर्स को इशू करने के ऊपर कंपनी को प्रीमियम हासिल हो रहा है, फ़ायदा हासिल हो रहा है। मुझे बात बताइए 2000 डिबेंचर्स हैं और 2000 डिबेंचर्स में कंपनी को जो फ़ायदा हासिल हो रहा है वो कितना हासिल हो रहा है? 5 रुपये। क्यों भाई? क्योंकि 2000 डिबेंचर्स इशू किए थे आपने 105 रुपये पर। जब 2000 डिबेंचर्स 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पार वैल्यू में जाएगा और रिमेनिंग जो 5 रुपये है वो कंपनी का फ़ायदा कहलाएगा। लिहाजा प्रीमियम ऑन डिबेंचर जो है वो क्रेडिट साइड पे चला जाएगा 10,000 रुपये से। स्टूडेंट ये बात बताइएगा कि डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर है, 2,10,000 डेबिट में और 2,10,000 रुपये क्रेडिट साइड के ऊपर। इसके नरेशन बताइएगा। टू रिकॉर्ड इशूड 2,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹105 ईच। 105 रुपये में एक डिबेंचर आपने इशू किया, लिहाजा 5 रुपये आपको क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा। लिहाजा मजीद अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? टू रिकॉर्ड इशूड 2,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹105 ईच विथ प्रीमियम ऑफ ₹5 ईच। तो 5 रुपये का आपने प्रीमियम भी हासिल कर लिया। स्टूडेंट इसके बाद अब हम थर्ड एंड लास्ट केस की तरफ जा रहे हैं जो कि बोर्ड पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? इशूड, इस दफ़ा हमने इशू किए हैं क्या चीज़? 3,000 9% 5 ईयर्स डिबेंचर्स ऑफ ₹95 ईच। इसका मतलब ये हुआ थर्ड एंड लास्ट केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं 3,000। ये जो 3,000 डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं ये कितनी मुद्दत के लिए इशू किए जा रहे हैं? 5 साल की मुद्दत के लिए। अच्छा भाई, किसको इशू किया जा रहा है? ज़ाहिर सी बात है डिबेंचर होल्डर्स को। डिबेंचर होल्डर्स ने बेसिकली क्या किया? कंपनी से 3,000 डिबेंचर्स ख़रीद लिए और कंपनी उन डिबेंचर होल्डर्स को सालाना इंटरेस्ट कितना देगी? 9% देगी। और बताएं इस वक्त कंपनी ने टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स 3,000 इशू करके एक डिबेंचर के ऊपर कितना पैसा हासिल किया? आप बोलेंगे 95। क्यों 95? क्योंकि 95 में इशू कर रही है। पहला सवाल तो ये पैदा हो सकता है कि भाई जब पार वैल्यू 100 रुपये है तो कंपनी 95 रुपीज़ यानी कि कम कीमत पर डिबेंचर क्यों इशू कर रही है? उसकी बहुत आसान सी लॉजिक है, जिस तरह आपको शेयर्स में बताया गया था कि जब कंपनी के शेयर्स मार्केट में अपनी पार वैल्यू के ऊपर नहीं बिक रहे होते या पार वैल्यू से ज़्यादा कीमत में नहीं बिकते तो कंपनी को पैसे की तो बहरहाल ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी उससे कम कीमत पर इशू कर देती है, ये सोचते हुए कि चलो अच्छा वक्त भी इंशाल्लाह कभी आएगा। और ये सोच रखते हुए कंपनी कम कीमत पर इशू कर देती है ताकि पैसा तो जनरेट हो। पैसा जनरेट होने के बाद हम मेहनत करेंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और फ्यूचर में हम अपने आप को बेहतर करते हुए इस डिस्काउंट का मामले को आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म करेंगे। यही सोच डिबेंचर के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है कि कंपनी ने इस वक्त इतने डिबेंचर्स इशू किए और पार वैल्यू के मुकाबले में कम कीमत पे इशू किए, लिहाजा कंपनी को क्या हो जाएगा? डिस्काउंट का सामना करना पड़ेगा। और डिस्काउंट याद रखिएगा कंपनी के लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आता, क्योंकि डिस्काउंट एक तरह का कंपनी का नुकसान होता है। बताएं कंपनी के बैंक में जो पैसा आएगा वो कंपैरेटिवली कम आएगा, डिस्काउंट का सामना करना पड़ेगा और जो डिबेंचर्स पेबल है वो तो आप क्रेडिट करवाएंगे हमेशा पार वैल्यू के मुताबिक। बताएं स्टूडेंट्स इस वक्त आपने टोटल डिबेंचर्स कितने इशू किए हैं? 3,000 और एक डिबेंचर कितने में इशू किया है? 95 रुपीज़ में। लिहाजा बैंक में जो इजाफा होने वाला है वो टोटल डिबेंचर्स हैं 3,000। एक डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं 95 रुपीज़ में। ज़रा कैलकुलेटर में 3,000 को मल्टीप्लाई कराइए 95 से तो यह आएगा आपके पास 2,85,000 रुपीज़।
2,85,000 रुपये बैंक में आ गया। बैंक आपका एसेट अकाउंट है, एसेट में इजाफा हो रहा है और एसेट में इजाफा डेबिट होता है। बताइए 10% डिवेंचर्स पेबल क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट करवाएंगे आप। डिवेंचर्स पेबल आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी में इजाफा है और 10%। अच्छा एक बात और बताऊँ, ये 10% यहाँ लिखा, मैंने 10% लिखा, अच्छा सॉरी लास्ट केस जो है उसके अंदर 9% है, तो पहले तो इधर करेक्शन करा देता हूँ, 9% है। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि 10% लिखा मैंने, 10% लिखा, 9% लिखा, ये परसेंटेज क्या मेंशन करना लाजमी है? तो जब आप ये परसेंटेज मेंशन करना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। आप यहाँ पे परसेंटेज मेंशन करते हैं तब भी सही है, परसेंटेज ये वाली मेंशन नहीं करते हैं तब भी सही है। इन बोथ द केसेस योर जर्नल एंट्री इज़ 100% करेक्ट। पता है फिर हम परसेंटेज क्यों मेंशन कर रहे हैं? परसेंटेज मेंशन करने का सिर्फ ये मकसद है कि आप बताना ये चाह रहे हैं एग्जामिनर को कि बेसिकली कंपनी, जिस कंपनी का नाम फिलहाल XYZ कंपनी है, कंपनी जिस वक्त अपने डिबेंचर्स को अदा करेगी तो कंपनी को सालाना बुनियाद के ऊपर 10% सूद भी देना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह की इन्फॉर्मेशन है कि उन डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना है उस इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10%। यहाँ पे भी 10% और यहाँ पे 9%। अगर आप परसेंटेज ये मेंशन नहीं करते हैं और सिर्फ लिखते हैं कि बैंक डेबिट और डिबेंचर्स पेबल क्रेडिट और ब्रैकेट में आपने कैलकुलेशन दिखा दी, तो एंट्री बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। एक छोटी सी बात और, ये हम कैलकुलेशन ब्रैकेट में जो दिखा रहे हैं इसका क्या मकसद है? नहीं दिखाएंगे तो क्या एंट्री गलत है? तो उसका जवाब ये, एंट्री बिल्कुल भी गलत नहीं है, 100% आपकी एंट्री सही है। लेकिन कैलकुलेशन दिखाने से फ़ायदा ये होता है कि एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है कि स्टूडेंट को ये बात अच्छी तरह से पता है कि किस चीज़ को किस चीज़ से आपने मल्टीप्लाई किया है और ये आंसर कैसे आया है। अदरवाइज़ अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं भी दिखाएं और डायरेक्ट रफ में लिख दें तो आपकी एंट्री बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन के साथ उसको प्रेजेंटेशन देंगे, अपने को आंसर स्क्रिप्ट के अंदर प्रेजेंटेशन के साथ साथ यानी कि आंसर देने के साथ साथ कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। लिहाजा मैं रिकमेंड करूँगा कि लाजमी तौर पे कैलकुलेशन ज़रूर दिखाएं। परसेंटेज दिखाएं या ना दिखाएं वो आपकी मर्ज़ी है। स्टूडेंट बताइए 9% डिबेंचर्स पेबल जो आपने क्रेडिट करवाया वो बताएं कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं? 3,000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर जो है, अच्छा यहाँ बड़े मज़े की बात है कि बताइए जो आपको मल्टीप्लाई कराना है यहाँ पर वो पार वैल्यू से करवाएं हैं या 95 से करवाएं, किस से करवाएं? तो आपको एक बात बता दी गई कि डिबेंचर्स पेबल हमेशा क्रेडिट होगा पार वैल्यू के मुताबिक। अगर पार वैल्यू के मुताबिक क्रेडिट होगा तो यहाँ पर डेबिट साइड के ऊपर आपको एक जगह छोड़ देनी चाहिए थी। पहले मैं जगह उसको छोड़ देता हूँ फिर बात करेंगे। 9% डिबेंचर्स पेबल आ जाएगा यहाँ और मुझे बताया 3,000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर की पार वैल्यू है 100 रुपये, तो ये बनता है 3 लाख रुपए। अब मसला ये है कि क्रेडिट साइड के ऊपर 3 लाख है और डेबिट साइड के ऊपर 2,85,000 रुपये, दोनों बराबर तो है नहीं। तो आप बोलेंगे सर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स आ जाएगा। बताएं प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स कहाँ आ रहा था? क्रेडिट साइड के ऊपर, तो डिस्काउंट कहाँ आएगा? डेबिट साइड के ऊपर। बताइएगा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स क्या कंपनी के लिए अच्छी खबर है? बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये तो एक तरह का कंपनी के लिए एक्सपेंस साबित हो रहा है या आप लॉस का नाम भी इसको दे सकते हैं, नुकसान हो रहा है। और मुझे बताइए कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं? टोटल डिबेंचर्स हैं आपके पास 3,000 डिबेंचर्स और हर डिबेंचर के ऊपर कंपनी ने कितना एक तरह से लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है? 5 रुपये। 3,000 टोटल डिबेंचर्स हैं और हर डिबेंचर के ऊपर 5 रुपये का एक तरह से लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो ये बनता है 15,000। 3 5 15 और 3 0 आपने लगा दिए। इसका मतलब ये हुआ, आप देखें एंट्री बैलेंस है। क्यों? क्योंकि बैंक में पैसा आया कितना? 2,85,000 रुपये और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स डेबिट कराया आपने 15,000 से, टोटल बना 3 लाख और 3 लाख क्रेडिट के अंदर मौजूद है। नरेशन क्या लिख सकते हैं इसकी? नरेशन लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड इशूड 3,000 9% आप परसेंटेज भी लगा सकते हैं और चाहें तो नहीं भी लगाएं। टू रिकॉर्ड इशूड 3,000 डिबेंचर्स at the rate of ₹95 each with discount और ₹5 each, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स एक बात का जवाब दीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो डिबेंचर्स हम इशू कर रहे होते हैं यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, तो बेसिकली कंपनी कर क्या रही है? कंपनी बेसिकली डिबेंचर्स इशू करने के बाद जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको अपनी कंपनी का वो मालिक नहीं बनाते,
याद करें शेयर्स में क्या होता था, शेयर्स में कंपनी जब शेयर्स इशू कर देती है, शेयर्स के केस के अंदर कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो सामने वाला बन जाता है कंपनी का शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है, और ओनर को क्या दिया जाता है, डिविडेंड। लेकिन जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो डिबेंचर्स के केस में कंपनी सामने वाले डिबेंचर होल्डर्स को क्या बना देती है, कंपनी का एक तरह का क्रेडिटर, कंपनी को वो कर्जा दे रहे हैं, और डिबेंचर होल्डर जो है वो जो कंपनी को कर्जा देने वाले अपराध हैं उनको कंपनी की जानिब से रिटर्न के तौर पे क्या मिलता है, आप बोलेंगे सूद मिलता है। और ये सूद कब मिलता है, सालाना मिलता है। सिर्फ केस नंबर 1 की आपसे एक तरफ तवज्जो दिलाऊं कि जैसे केस नंबर 1 में 1000 डिबेंचर्स इशू किए गए थे, ये सूद का रेट था, 10 साल की मुद्दत थी, और एक डिबेंचर हमने 100 रुपये में इशू किया था। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने 1000 डिबेंचर जो इशू किए और उसके एवज में पैसा हासिल किया डिबेंचर होल्डर से, वो हासिल किया था टोटल 1 लाख रुपए। एग्री? और कंपनी की लायबिलिटी में इजाफा हो गया था। कंपनी मुझे बताएं सूद कितना दे रही थी, सूद दे रही थी 10%। इसका मतलब ये हुआ जब पहला साल मुकम्मल होगा डिबेंचर्स इशू करने के बाद, तो कंपनी बेसिकली 1 लाख रुपए का टोटल जो अमाउंट है 10% जो बनता है, जो कि बनता है 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये सूद देगी। इसको देगी डिबेंचर होल्डर्स को। पहला साल ख़त्म हो गया, फिर जब दूसरा साल कंप्लीट होगा तो दूसरा साल पे भी कंपनी टोटल 1 लाख रुपए के ऊपर 10% सूद देगी। इसको डिबेंचर होल्डर्स को, जो कि 10,000 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कंपनी सालाना बुनियाद पर एवरी ईयर के एंड पर डिबेंचर होल्डर्स को सूद दे रही है, और सूद की रकम कितनी है, 10% है। बताएं कब तक देती रहेगी ये सूद, आप बोलेंगे जितनी मुद्दत के लिए डिबेंचर्स इशू किए गए, कितनी मुद्दत के लिए इशू किए गए, 10 ईयर्स के लिए। इसका मतलब हुआ 10वें साल तक कंपनी हर साल डिबेंचर्स के ऊपर सूद देती रहेगी, और सूद की रकम अभी मैंने आपको बताई, टोटल अमाउंट के ऊपर आप परसेंटेज अप्लाई करें, 1 लाख का 10% बनता है कितना, टोटल 10,000 रुपये। 10,000 रुपये सालाना सूद देती रहेगी। 10 साल के अख्ताम पर, यानी कि 10वें साल के अख्ताम पर भी सूद की रकम कितनी पे करेगी, 10,000 रुपये। यानी कि पहले साल 10,000, दूसरे साल 10,000, इस तरह से करते करते 10वें साल तक 10,000 रुपये सूद देती रहेगी। लेकिन जैसे ही 10वां साल कंप्लीट होगा, कंपनी टोटल रकम जो डिबेंचर होल्डर्स को अदा करेगी वो 10,000 नहीं होगी, जो 10वें साल की रकम है वो होगी कितनी, जितने उनके डिबेंचर्स की रकम है वो, और प्लस सूद। तो मुझे बताएं डिबेंचर्स की टोटल रकम कितनी है, 1 लाख। इसका मतलब ये हुआ 5वां और आखिरी साल जो होगा, 5वां नहीं सॉरी, टोटल 10 साल है, तो 10वां और आखिरी साल जो होगा वो कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को जितनी टोटल पैसा वापस दे रही होगी वो होगी 1 लाख और 10,000 रुपये। क्या सीखा आपने, पहले साल के अख्ताम पर कंपनी 10,000 दे रही है जो कि सूद है, दूसरे साल के अख्ताम पर फिर 10,000 दे रही है, वो सूद है, तीसरे साल के अख्ताम पर फिर 10,000 दे रही है जो कि सूद है 10,000 रुपये। हर साल सूद दे रही है 10,000 रुपये। 9 साल तक कंपनी ने टोटल सूद कितना दे दिया होगा, 90,000 रुपये, 10,000 रुपये सालाना की बुनियाद पर। 10वां और आखिरी साल जो होगा उस वक्त कंपनी टोटल पैसा सिर्फ 10वें साल का वो कितना देगी, 1 लाख ये और 10,000 रुपये 10वें साल का सूद, तो टोटल 1 लाख और 10,000 रुपये सूद देगी। इसका मतलब ये हुआ ईयर 1 से लेकर ईयर 9 तक हर साल सूद दिया जा रहा है 10,000 रुपये। लेकिन ईयर नंबर 10 के अंदर जो कि लास्ट ईयर होगा उस साल भी सूद 10,000 रुपये ही होगा, लेकिन डिबेंचर्स की ओरिजिनल रकम उनको वापस कर दी जाएगी, क्योंकि डिबेंचर इशू किया गया था टोटल 10 साल के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से 9 साल तक टोटल सालाना 10,000 रुपये सूद दिया जा रहा है, और 10वें और आखिरी साल में टोटल रकम जो पे की जा रही है वो 1 लाख रुपए ये वाली असल वापस जाएगी, और 10,000 रुपये 10वें साल का सूद जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि बेसिकली मामला है क्या, क्योंकि जब तक आपको तमाम तरह तफसीलात क्लियर नहीं होंगी, जुमला देखेंगे इतना प्यारा, क्लियर नहीं होंगी, तो फिर आपको जो सवालात आप सॉल्व करते हैं वो सही तरीके से समझ में नहीं आएंगे। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो लेक्चर से उम्मीद है आपने यकीनन फ़ायदा हासिल किया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर करवाइएगा, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं कर सके हों तो चैनल सब्सक्राइब भी करें, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स फ़ौरन मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।